रात के 2:15 बज रहे थे। आकाश किसी पुराने घाव की तरह फट पड़ा था और बारिश की बूंदें सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे हजारों सुइयां एक साथ जमीन में चुभ रही हों। लोहे का भारी गेट एक चीख के साथ खुला और फिर उतनी ही बेरमी से बंद हो गया। उस आवाज में एक अंतिमता थी, जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना पलट दिया गया हो। गायत्री देवी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। 64 साल की उम्र, लेकिन रीढ़ की हड्डी अब भी सीधी। उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी, जो अब बारिश और कीचड़ से सनी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। शायद उसमें 2 जोड़ी कपड़े रहे होंगे, या शायद कुछ यादें। सबसे अजीब बात यह थी कि वो काम नहीं रही थी। सामने वाली खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर से आवाजें आ रही थीं, दबी हुई, घिघियाती हुई, जैसे कोई सफाई दे रहा हो। माँ, अब और नहीं, प्लीज, अब और नहीं। उनके बेटे राघव की आवाज थी। आवाज में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा डर था। बहू, जिसका नाम स्नेहा था, शायद रो रही थी। दरवाजा मत खोलना राघव, चाहे वो पूरी रात वहीं खड़ी रहें। हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना है। एक आम देखने वाले को ये दृश्य बड़ा साधारण लगता। कलयुगी बच्चे एक बूढ़ी, बेबस माँ को घर से निकाल रहे थे। पड़ोस के 1-2 कुत्तों ने भौंकने की कोशिश की, पर गायत्री ने सिर्फ एक बार नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और वो दुम दबाकर अंधेरे में कहीं गायब हो गए। गायत्री ने पीछे मुड़कर उस घर को नहीं देखा, जिसे उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई और उससे भी कीमती चीजों से बनाया था। उन्होंने बस अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गईं। उनके चेहरे पर न तो आंसू थे, न ही कोई शिकायत। सिर्फ एक सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा जो तूफान से भी ज्यादा शोर करता है। सड़क वीरान थी। स्ट्रीट लाइट्स झपक रही थी, जैसे वो भी इस दृश्य को देखने से कतरा रही हों। गायत्री बस स्टॉप की टूटी हुई बेंच पर बैठ गई। तभी अंधेरे को चीरती हुई 2 हेडलाइट्स उन पर पड़ी। एक काली सेडान कार उनके पास आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। एक आदमी, जिसकी उम्र करीब 35-36 रही होगी, ने बाहर झांका। चेहरा सौम्य, आंखों में समझदारी और एक चश्मा जो उसे पढ़ा लिखा जाहिर करता था। माँ जी? उसने पूछा। आवाज में मखमली नरमी थी। इतनी रात को? बारिश में? गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शून्य में घूरती रही। वह आदमी कार से बाहर निकला। उसके हाथ में छाता था। वह उनके पास आया, पर एक सम्मानजनक दूरी बनाकर खड़ा रहा। मेरा नाम विक्रम है। मैं यहीं पास की सोसाइटी में रहता हूँ। आप ठीक तो हैं? गायत्री ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें धुंधली, मोतियाबिंद से ग्रसित, विक्रम की आंखों में गड़ गईं। विक्रम को एक पल के लिए लगा कि उन आंखों ने उसके कपड़े, उसकी त्वचा, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी स्कैन कर लिया है। एक सिहरन उसकी पीठ में दौड़ गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। बोझ, गायत्री ने बहुत धीमे स्वर में कहा। आवाज सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। बच्चों को भारी लगने लगी थी। विक्रम के चेहरे पर एक जानी पहचानी हमदर्दी आ गई। उसने गहरी सांस ली। आजकल के बच्चे, वो रिश्तों का वजन नहीं उठा पाते। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर सुरक्षित है। कोई और होता तो मना करता, नखरे दिखाता या डरता, लेकिन गायत्री देवी खड़ी हो गई, इतनी आसानी से, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी महक थी, महंगी परफ्यूम और लेदर की, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, शायद पुराने कागज या दवाइयों की गंध। आप क्या करते हैं, बेटा?
गायत्री ने पहली बार सवाल पूछा। मैं एक लेखक हूँ, विक्रम ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। कहानियाँ ढूंढता हूँ। और कभी कभी कहानियाँ मुझे ढूंढ लेती है। गायत्री के होठों पर एक बहुत बारीक मुस्कान आई, जो अंधेरे में विक्रम देख नहीं पाया। कहानियाँ खतरनाक होती है, बेटा। कभी कभी वो लिखने वाले को ही मिटा देती है। विक्रम का घर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना विला था। अंदर से वह किसी संग्रहालय जैसा लगता था। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स, पुराने मुखौटे और ढेर सारी किताबें। विक्रम ने उन्हें एक कमरा दिया, गर्म पानी, साफ तौलिया और खाने के लिए ताज़ा सूप। वह जरूरत से ज्यादा अच्छा था, इतना अच्छा कि किसी को भी शक हो जाए। वो गायत्री की हर छोटी जरूरत का ख्याल रख रहा था। आप मेरे बेटे जैसे हैं, गायत्री ने सूप का प्याला हाथ में लेते हुए कहा। विक्रम कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी शिकारी को शिकार मिल गया हो। मुझे बताइए ना माँ जी। विक्रम ने अपना नोटबुक निकाला। क्या हुआ था? आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? मैं दुनिया को ये सच बताना चाहता हूँ। गायत्री ने सूप का एक घूंट भरा। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। राघव, वो बचपन से ही कमजोर था। उसे डर लगता था, अंधेरे से, परछाइयों से। मैंने उसे मजबूत बनाया, बहुत मजबूत, शायद जरूरत से ज्यादा। और आपकी बहू स्नेहा? गायत्री की आवाज ठंडी हो गई। वो समझती थी कि मैं घर की मालकिन हूँ। वो ये नहीं समझ पाई कि मैं घर की नींव हूँ। अगर नींव हिल जाए तो इमारत गिर जाती है। विक्रम लिखता रहा, लेकिन गायत्री जो कह रही थी और जो वो महसूस कर रहा था, उसमें अंतर था। गायत्री एक पीड़ित अबला नारी नहीं लग रही थी। उनके बैठने का तरीका बिल्कुल सीधा, जैसे किसी सिंहासन पर बैठी हों। पहला ट्विस्ट। उस रात जब विक्रम अपने कमरे में सोने गया तो उसे प्यास लगी। वह पानी लेने नीचे आया। उसने देखा कि गायत्री देवी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है। अंदर गायत्री सो नहीं रही थी। वो कमरे में टंगी एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी। वो पेंटिंग एक डरावने, चीखते हुए चेहरे की थी। गायत्री उस पेंटिंग को ऐसे देख रही थी जैसे कोई आईने में खुद को देख रहा हो। और फिर वो कुछ बुदबुदाई। अभी कच्चा है, इसे पकाने में वक्त लगेगा। विक्रम ठिठक गया। क्या वो उसके बारे में बात कर रही थी? 2 दिन बीत गए। विक्रम को गायत्री के बारे में अजीब बातें पता चलने लगी। वो कभी सोती नहीं थी। जब भी विक्रम की आँख खुलती, उसे घर के किसी कोने में गायत्री बैठी हुई मिलती, जागती हुई, देखती हुई। विक्रम ने अपनी लेखक वाली रिसर्च शुरू की। उसने गायत्री के बेटे राघव का पता लगाया। उसका मकसद था राघव का इंटरव्यू लेना और उसे जलील करना। विक्रम ने राघव को फोन किया। हेलो राघव, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास है। उम्मीद थी कि राघव गालियाँ देगा या सोन काट देगा, लेकिन उधर से एक लंबी खामोशी थी। फिर एक ऐसी आवाज आई जिसमें हड्डियों को गला देने वाला खौफ था। वो आपके पास है? राघव हकला रहा था। आपने उन्हें घर के अंदर बुलाया? हाँ, क्योंकि तुम जैसे नालायक बेटे ने उन्हें बाहर फेंक दिया था, विक्रम ने कड़ाई से कहा। नहीं साहब, आप समझ नहीं रहे। राघव अब लगभग रो रहा था। हमने उन्हें निकाला नहीं था। हम भाग गए थे। हमने घर छोड़ दिया था। वो घर, वो उनका है। हम तो बस जान बचाकर निकले थे। विक्रम का हाथ सोन पर जम गया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात सुनिए। राघव की आवाज बहुत धीमी थी।
जैसे वो डर रहा हो कि कहीं कोई सुन न ले। वो नॉर्मल नहीं है। पिताजी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। उन्होंने बस उन्हें देखना बंद कर दिया था और वो सूख गए। साहब, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें खाना मत दीजिए, और सबसे जरूरी बात, उनकी दी हुई कोई चीज मत खाइएगा। सोन कट गया। विक्रम सन्न रह गया। बाहर बिजली कड़की और पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में विक्रम ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राघव की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। हमने उन्हें निकाला नहीं था, हम भाग गए थे। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंधेरे से डर लगता है बेटा। विक्रम उछल पड़ा। गायत्री देवी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। हाथ में एक मोमबत्ती थी। मोमबत्ती की पीली रोशनी में उनका चेहरा बदल चुका था। वो लाचार बूढ़ी औरत नहीं लग रही थी। झुर्रियां वही थीं, लेकिन भाव बदल गए थे। आंखों में वो शून्य अब नहीं था। अब वहां एक असीम, क्रूर गहराई थी। लाइट चली गई। विक्रम ने हकलाते हुए कहा। उसका गला सूख रहा था। मैंने काट दी, गायत्री ने सहजता से कहा। रोशनी में सच छिप जाता है विक्रम। अंधेरे में ही असली चेहरे दिखते हैं। वो आगे बढ़ीं और सोफे पर बैठ गईं। अब उनके हावभाव में राजसी ठाठ था। तुम एक लेखक हो ना, विक्रम? कहानियां ढूंढते हो? चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी माँ की जिसे बच्चे नहीं, गुड़ियां चाहिए थी। विक्रम को महसूस हुआ कि उसके पैरों में जान नहीं है। वो हिल नहीं पा रहा था। उसने ध्यान दिया कि शाम को जो चाय गायत्री ने उसे पिलाई थी, उसका स्वाद थोड़ा कड़वा था। तुमने चाय पी थी ना? गायत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसमें धतूरे का अर्क था। बस इतना कि तुम्हारे पैर न चलें, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा रहे। मुझे बेहोश श्रोता पसंद नहीं। विक्रम सोफे पर गिर पड़ा। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो रहा था, लेकिन उसकी चेतना एकदम साफ थी। वह सिर्फ अपनी आंखें और होंठ हिला सकता था। तुम कौन हो? विक्रम ने कराहते हुए पूछा। मैं? गायत्री उठीं और कमरे में टहलने लगी। मैं एक कलाकार हूँ, विक्रम। लोग मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं, मैं इंसानों से बनाती हूँ। मेरा बेटा राघव, वो एक असफल प्रयोग था। वो टूट गया, वो डर गया। उसमें मेरी विरासत संभालने की क्षमता नहीं थी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि वह किसी साधारण घरेलू झगड़े का हिस्सा नहीं बना था, बल्कि एक साइकोपैथ के जाल में फंस गया था। तुम्हें पता है मैं उस रात बारिश में क्यों खड़ी थी? गायत्री उसके चेहरे के करीब आई। मैं शिकार का इंतजार कर रही थी। मुझे एक नया बेटा चाहिए था। एक ऐसा बेटा जो बुद्धिमान हो, जो मेरी कला को समझे। और तुम खुद रुक गए। मुझे जाने दो, विक्रम गिड़गिड़ाया। जाने दूं? गायत्री ने उसके बालों में हाथ फेरा। अभी तो प्रशिक्षण शुरू हुआ है। राघव भाग गया, लेकिन तुम नहीं भागोगे। तुम मेरी कहानी लिखोगे, विक्रम। लेकिन स्याही से नहीं। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सायरन। पुलिस? नहीं, सायरन नहीं था। ये कुछ और था। दरवाजा जोर से पीटा गया। माँ, दरवाजा खोलो। ये राघव की आवाज थी। विक्रम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। राघव वापस आया था। शायद पुलिस के साथ? गायत्री के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बस खिड़की से बाहर झांका। मूर्ख लड़का, उन्होंने बुदबुदाया। वापस आ ही गया। दरवाजा टूटा।
राघव और 3-4 हटे-कटे आदमी अंदर आए। उनके हाथों में रस्सियां और डंडे थे। राघव का चेहरा पसीने से तरबतर था, लेकिन आंखों में एक पागलपन था। विक्रम ने राहत की सांस लेने की कोशिश की। बचाओ मुझे। राघव ने विक्रम की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ। गायत्री देवी अपनी जगह से नहीं हिली। वो बस मुस्कुरा रही थी। तुमने इसे जहर दिया? राघव ने माँ से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तैयार कर रही थी, गायत्री ने शांत स्वर में कहा। राघव ने विक्रम की तरफ देखा। सॉरी भाई साहब। और फिर जो हुआ उसने विक्रम के दिमाग के परखचे उड़ा दिए। राघव और उसके साथ आए आदमियों ने गायत्री को नहीं पकड़ा। उन्होंने विक्रम को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो? विक्रम चीखा। वो पागल है, वो तुम्हें मार देगी। राघव विक्रम के कान के पास झुका। उसकी आंखों में आंसू थे। हमें पता है वो क्या है। वो एक बोझ है, एक ऐसा बोझ जिसे हम उतार नहीं सकते। अगर हम उन्हें नया खिलौना नहीं देंगे तो वो हमें खा जाएंगी। पिछली बार मेरी छोटी सी बेटी को उन्होंने सुधारने की कोशिश की थी। हम उसे बमुश्किल बचा पाए। राघव ने एक सिसकी ली। हमने उन्हें घर से नहीं निकाला था। हम उन्हें यहाँ छोड़ने आए थे, बस स्टॉप पर, ताकि कोई अजनबी उन्हें ले जाए और हम आजाद हो सकें। आप बलि का बकरा है, विक्रम जी। विक्रम सुन पड़ गया। वह साहसी बेटा, वह बेचारी माँ, ये सब एक नाटक था, एक जाल, एक ट्रांसफर। बच्चों ने अपनी माँ को बेघर नहीं किया था। उन्होंने अपनी मुसीबत, अपना श्राप किसी और के मत्थे मत दिया था। राघव और उसके लोग चले गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। उन्होंने उस विला को, उस पिंजरे को बंद कर दिया। सन्नाटा फिर से लौट आया। विक्रम अब भी सोफे पर बंधा हुआ था। शरीर में जहर का असर बढ़ रहा था। गायत्री देवी धीरे धीरे चलकर उसके पास आईं। उन्होंने टीवी का रिमोट उठाया और न्यूज़ चैनल लगा दिया। न्यूज़ एंकर कह रहा था, शहर के मशहूर लेखक विक्रम मल्होत्रा 2 दिनों से लापता है। गायत्री ने टीवी बंद कर दिया। उन्होंने विक्रम का चश्मा उतारा और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। फिर उसे वापस विक्रम की आंखों पर लगा दिया। राघव कच्चा था। गायत्री ने बड़े प्यार से कहा, जैसे कोई माँ लोरी सुना रही हो। लेकिन तुम में क्षमता है। तुम समझोगे। अब से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी कहानी। उन्होंने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लिया। उनका स्पर्श अब ठंडा नहीं था, वो जल रहा था। चलो शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम है समर्पण। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह बस उस बूढ़ी, बेचारी माँ को देख रहा था, जिसने बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, वैसी ही बारिश जिसमें दुनिया को लगता है कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन उस विला के अंदर एक नया पाप अभी अभी जन्म ले रहा था। विक्रम की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये मैंने किस पर दया कर दी?